HCV का रोटेशन का क्वेश्चन नंबर 63. Two small balls A and B of mass m each joined by rigidly rod to the ends length L. The system translates on a frictionless horizontal surface with the velocity v naught in the direction perpendicular to the rod. A particle P of mass m kept at rest on the surface sticks to the ball A as the ball collides with it. Find the linear speed of the ball A and B after collision. B. The velocity of center of mass C of the system A plus B plus P. And C part the angular speed of the system about C after the collision. कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं है मैं समझा देता हूं क्या है क्वेश्चन. इसमें दो रॉड्स हैं, सॉरी दो बॉल्स हैं, एक बॉल और ये दूसरी बॉल. दोनों बॉल्स के मासेस m के इक्वल और दोनों बॉल से एक रॉड से कनेक्टेड है. रॉड की लेंथ भी उसने दे रखी है एंड दैट लेंथ इज L. और इस रॉड के बारे में बोला है कि दिस इज लाइट. राइट, तो लाइट का मतलब जिसका मास बहुत कम है. लाइट का मतलब है कि जो पार्टिकल के मासेस दिए हैं ना उसके कंपैरिजन में इस रॉड के मास को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मासलेस बोले ना तो ये सही नहीं लगेगा, क्योंकि मटेरियल्स है तो मासेस होंगे. तो लाइट का मतलब है कि रॉड का मास कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू पार्टिकल्स का मास. ठीक है ना. फिर बोलता है कि ये सिस्टम रखा कहाँ है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है. क्लियर. और ये सिस्टम ट्रांसलेट कर रहा है. तो ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है कि बॉडी का हर एक पार्ट सेम वेलोसिटी से मूव करता है. और उसने वेलोसिटी भी दे दी, कितना, v नॉट दे दिया. राइट. एक बॉल को उसने बोला है a और दूसरी बॉल को उसने बोला है b. क्लियर हो गया. ये सिस्टम चलता चला जा रहा है, चलता जा रहा है. फिर बोलता है कि रास्ते में एक पार्टिकल और भी है, उसका मास m है और वो a से कोलाइड करता है. वो तो रेस्ट पे था ना, तो अगर वो a से कोलाइड करता है मतलब a के रास्ते में वो पार्टिकल आएगा. तो वो पार्टिकल कहीं यहां रखा होगा, ये वाला. इस पार्टिकल को उसने P बोला है और ये पार्टिकल कैसा था, ये पार्टिकल रेस्ट पर था. अब जब AB का सिस्टम ट्रांसलेट कर रहा है और उस पार्टिकल से कोलाइड करता है तो A को स्ट्रेट लाइन पे जाना है. इसका मतलब वो जो तीसरा पार्टिकल है ना जिसका मास m के इक्वल है वो एक्चुअली इसी के पाथ में कहीं रखा होगा. फिर बोलता है ये इससे कोलाइड करता है और ये इसके साथ स्टिक कर जाता है. ठीक है ना. तो ड्यूरिंग कोलिजन, ये सिचुएशन तो बिफोर कोलिजन, दिस सिचुएशन इज बिफोर कोलिजन. मैं एक सिचुएशन बनाता हूं ड्यूरिंग कोलिजन. ये दो मासेस थे. राइट. ये बॉल A थी और ये बॉल B थी और ये पार्टिकल P था. मासेस सबके सेम थे और ये सिचुएशन ड्यूरिंग कोलिजन. मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी होता है फिजिक्स को समझने के लिए. और मैंने बोला मैकेनिज्म फोर्स से ही आती है. राइट. अगर हम सारी चीजों को फोर्स के टर्म में देखते हैं तो हमें चीजें इजी लगती. तो जब यहाँ पे कोलिजन चल रहा होगा ना तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, इस पर ऐसे. दीज आर कोलाइडिंग फोर्सेस, जिनको बोलते हैं इंपल्स से बहुत बड़े होते हैं. कोई जोरदार कंटाप मारता है ना तो हमें चोट लगती, बिकॉज जो फोर्स लगता है वो बड़ा होता है. कोलाइडिंग फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स है. ठीक है ना. तो ये फोर्सेस करेंगे क्या, इस पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा इंपल्स देंगे, मोमेंटम देना शुरू करेंगे और ये जो फोर्स आएगा वो एक ट्रबल खड़ी कर देगा पीछे वाले सिस्टम के साथ. वो इसे रिटार्ड भी करेगा और साथ में रोटेट कराने की कोशिश भी करेगा. तो मैं एक ये वाली जो सिचुएशन थी ये सिचुएशन थी ड्यूरिंग कोलिजन. मैं एक सिचुएशन और बना लेता हूं कि जहां पे कोलिजन कंप्लीट हो गया. ए और ये दोनों एक ही हो गए. रॉड ऐसे थी, एक पार्टिकल यहां पे था. तो जब ये कोलिजन कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं सिचुएशन को बोल देता हूं कि दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन. ज्यादा टाइम नहीं देना, अदरवाइज सिस्टम घूम जाएगा. ठीक है ना. इसलिए मैंने बोला जस्ट आफ्टर कोलिजन. उसने एक चीज और भी डिफाइन करी
इन सिस्टम्स का सेंटर ऑफ मास सी पर है, तो ये m और m मिलकर के कितने हो गए 2m। ये अभी भी कितना है m। रॉड कैसी है मासलेस, इसका मतलब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सी जो उसने डिफाइन किया है वो यहां पे लाई करेगा। क्लियर। अगर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी m इंटू एल डिवाइडेड बाई टोटल मास एंड दैट विल बी L/3। तो y की वैल्यू को क्या लिखेंगे, सीधे लिख दो 2L/3। ठीक है, मैं यूज कर लेता हूं 2m इंटू एल डिवाइडेड बाई 3m एंड दैट विल बी 2L डिवाइडेड बाई 3। जब इंपैक्ट हो चुका होगा, ठीक है ना, तब की सिचुएशन हमने ये बना ली। अब आगे प्रोसीड करना है तो एक सिस्टम तो लेना ही पड़ेगा ना, बिना सिस्टम के अगर हम करेंगे तो गलतियां करेंगे। तो मैंने एक सिस्टम ले लिया एंड दिस इज आवर सिस्टम। सिस्टम में ए और बी भी थे, सिस्टम में वो लाइट रॉड भी थी, सिस्टम में पार्टिकल पी भी, राइट। इस सिस्टम के बारे में मैं एक बात बोल सकता हूं, इस पर ग्रेविटी के फोर्सेस लगे होंगे लेकिन सबको उसी जगह पर नॉर्मल फोर्सेस ने बैलेंस किया होगा एंड कोलाइडिंग फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। तो इस सिस्टम के बारे में एक बात क्लियर है कि इस सिस्टम पर टोटल फोर्स की वैल्यू जीरो है, इस सिस्टम पर टोटल टॉर्क की वैल्यू भी जीरो है। बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हमेशा टोटल फोर्स जीरो है, टोटल टॉर्क की वैल्यू जीरो है। टोटल फोर्स अगर जीरो तो हमारा कंक्लूजन ये होगा कि लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, और टोटल टॉर्क अगर जीरो है इसका मतलब होगा एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियर। तो अब आते हैं कि हमसे पूछा क्या गया, तो प्रॉब्लम भी हो गई लगभग पूरा पूरा, लॉजिक भी आ गया यहाँ पे। अब जो जो पूछा है बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। ए पार्ट में हमसे पूछा गया द लीनियर स्पीड ऑफ बॉल ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन, मतलब हमें सॉल्व करके सब निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ये सिस्टम बाद में क्या कर रहा है, ये सिस्टम रोटेट भी कर रहा होगा, ट्रांसलेट भी कर रहा होगा। तो ट्रांसलेशन के लिए हम सेंटर ऑफ मास चूज करते हैं, तो मैं यहां पर ट्रांसलेशनल स्पीड लिख देता हूं कि ट्रांसलेशनल स्पीड सपोज VCM आ गई। ट्रांसलेशन का मतलब सेंटर ऑफ मास देख लो, वो स्पीड ट्रांसलेशन की वजह से सबके पास होती है। और ऐसे करके जब फोर्स लगा था ना, तो ये वाला सिस्टम ऐसे किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर गया होगा। तो अगर हम ओमेगा और VCM निकाल लेना तो हम सारी बातें निकाल सकते हैं, राइट। तो टोटल फोर्स अगर इस सिस्टम पर जीरो था तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व था, तो कंजर्व करा देते हैं। तो कोलिजन के पहले लीनियर मोमेंटम की वैल्यू कितनी थी, इसके पास mv0, इसके पास mv0, रॉड के पास जीरो, पार्टिकल के पास जीरो। तो मैं बोल देता हूं कि 2m इंटू v0 इज द लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। जब कोलिजन कंप्लीट हो गया तो पूरा सिस्टम मिक्स मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। और पूरे सिस्टम का मास कितना था, दैट वाज 3। तो लीनियर मोमेंटम अगर किसी भी सिस्टम का लिखना है ना, तो उस सिस्टम का मास लिखो और उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। दिस इज एक्चुअली 3m, राइट। दिस इज 3m टोटल मास और सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM। सिस्टम में सब है, रॉड है, दोनों तीनों पार्टिकल्स थे। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें VCM की वैल्यू मिल गई और VCM की वैल्यू आ गई 2v0 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब जो कंबाइंड सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन इस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। क्लियर। अब एक काम और भी करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये लाइन लेता हूं, बहुत से लोग इसी पॉइंट को ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर सेक ऑफ क्लियरिटी मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जांपल D। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम तो किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व है, तो D के अबाउट भी कंजर्व होगा, राइट। यहां लेना चाहो या यहां पे लेना चाहो, बिल्कुल लेफ्ट में चाहो तो ले लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट मैंने D ले लिया, वो एक ही चीज है, इसको हटा देते हैं D।
angular momentum of the system before collision, during collision and after collision will be conserved about any point. तो फिर वो d से भी कंजर्व होगा. क्लियर हो गया? तो d के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो क्या लिखें? इनिशियली ये तो रेस्ट पे था, इसका लिख देते हैं 0. रॉड के पास कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया था नहीं तो रॉड का भी कितना हो गया? 0. अब इस ए वाले पार्टिकल का लिखेंगे तो मास कितना है? m. वेलोसिटी कितनी है? दैट इज, अब ध्यान से देखना कि हमने एंगुलर वेलोसिटी बाद में चेक करी है कि वो एंगुलर वेलोसिटी ऐसी थी. क्लियर? और ये पॉइंट थोड़ा सेंटर के ऊपर है तो ये डिस्टेंस बड़ी हो गई. तो इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है ना वो एक्चुअली बाहर की तरफ है. तो जब नेट बाहर की तरफ है तो बाहर ही रहेगा, तो मैं बाहर की क्वांटिटीज को पॉजिटिव मानता हूं. बी केयरफुल, एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी और हमें ध्यान देना पड़ेगा. तो बाहर इसका था ना तो मास इसका लिखेंगे, वो कितना आएगा? m. वेलोसिटी कितनी थी? v नॉट. और वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने बोला था y, और y की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 3. इसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन बाहर की तरफ, और बाहर की क्वांटिटीज को हमने पॉजिटिव माना है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव. क्लियर? रॉड के पास कुछ था नहीं लिख चुके हैं, इस पार्टिकल के पास कुछ था नहीं, इस वाले पार्टिकल को और लिख देते हैं. लेकिन याद रखना ये वाला पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है तो ये कैसे आएगा? माइनस आएगा. मास कितना था? m. वेलोसिटी कितनी थी? v नॉट. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अवर सिस्टम बिफोर कोलिजन. अब जब कोलिजन कंप्लीट हो गया है ना तो उस समय का लिखते हैं. अब इसके पास मिक्स मोशन है तो पहले हम ट्रांसलेशन का लिख देते हैं, फिर रोटेशन का लिख देते हैं. तो ट्रांसलेशन का लिखना था तो सेंटर ऑफ मास पे गए, और वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन खुद ही सेंटर ऑफ मास से पास करती, तो इस डी पॉइंट के अबाउट ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया? 0 आ गया. अब बचा क्या? रोटेशन बचा. तो रोटेशन का सेंस कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन किधर आएगी? बाहर. और बाहर की क्वांटिटीज को कैसा माना है? पॉजिटिव. तो इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. सेंस एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन पॉजिटिव. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन हमने ऐसे बना ली. राइट? अब एक चीज की जरूरत पड़ रही, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और भी लिख लेते. राइट? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो पहले 2m का लिखते हैं. तो पॉइंट मासेस थे 2m इनटू डिस्टेंस स्क्वायर मतलब l स्क्वायर बाई 9. फिर इस वाले मास का लिखते हैं m इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज 12/3 के स्क्वायर करेंगे, सीधे लिख देते हैं, एंड दैट इज 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9. ये वैल्यू कितनी आएगी? 2ml स्क्वायर बाई 9, और इस 4ml स्क्वायर बाई 9 मतलब 6ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9. मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया. क्लियर? इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो यहाँ पे m इंटू वी नॉट, और ये आएगा y माइनस एक्स. तो y माइनस एक्स को सीधा लिख देते हैं, दैट इज l/3. तो दिस इज l/3 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इनटू ओमेगा. क्लियर? ओके. यहाँ पे मास और मास कैंसिल हो गया, एक लेंथ भी कैंसिल हो गई, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 3 और 3 भी कैंसिल हो गया. तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई कितनी? चेक कर लेते हैं. तो 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, लेफ्ट में क्या बचा? v नॉट. नीचे क्या आएगा? l आएगा. ऊपर क्या बचेगा? 2. तो उसके नीचे क्या आएगा? 2 आएगा. आई थिंक और तो कुछ बचा नहीं. ठीक है ना? तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? आई थिंक हमारे सारे आंसर्स निकल आएंगे. ठीक है ना? ए पार्ट में पूछा लीनियर, हाँ लीनियर स्पीड अब निकालेंगे कैसे? तो इस पॉइंट की अगर लीनियर स्पीड लिखना है ना तो ट्रांसलेशन की वजह से कितना था? v नॉट था. और ये रोटेशन की वजह से कितने से क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, वो भी राइट साइड पर होगी, दैट विल बी y ओमेगा. तो b पार्टिकल की लीनियर स्पीड आएगी v नॉट प्लस y ओमेगा. y भी हमें पता है, v नॉट भी पता है, पुट कर देना. a की लीनियर स्पीड लिखनी है तो क्या लिखेंगे?
इसके पास राइट साइड पर कितना था, दैट वाज ये वी नॉट नहीं लिखना चाहिए, वीसीएम लिखना चाहिए क्योंकि कोलिजन कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो उसके पास ट्रांसलेशन की वजह से वीसीएम थी और रोटेशन की वजह से ऐसे घूम रहा होगा, पीछे जा रहा होगा एक्स ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए इन राइट डायरेक्शन विल बी वीसीएम माइनस एक्स ओमेगा और वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन विल बी वीसीएम प्लस वाई ओमेगा। क्लियर। हमें ट्रांसलेशनल स्पीड भी मिल गई, मतलब ए और बी की स्पीड मिल गई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ए प्लस बी एन पी। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले और बाद में सेम रहने वाली, तो कैसे लिखेंगे, वो तो वैसे भी निकाल चुके हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, पहले भी निकालना चाहो तो लिख देते क्या, दैट इज m इंटू वी नॉट प्लस m इंटू वी नॉट प्लस जीरो डिवाइडेड बाई 3m। अल्टीमेटली वैल्यू तो वही आने वाली थी, दैट इज 2v नॉट डिवाइडेड बाई 3, 2v नॉट डिवाइडेड बाई 3। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी आ गई, राइट। एंगुलर स्पीड अबाउट c वो हमने निकाल लिया है, एंगुलर स्पीड, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। क्लियर। फंडामेंटल चीजें क्लियर होंगी तो कोई भी क्वेश्चन इजिली अपना आंसर दे सकता है, ठीक है ना।